जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 24 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था जीडी का, उसका जीके का एनालिसिस लेके आया हूं और ये थोड़ा लेट हो गया किसी काम की वजह से। तो कौन कौन से प्रश्न आए थे आइए डिस्कस करते हैं। और ये जो एनालिसिस है आप देख के जाइएगा, बहुत प्रश्न आपको रिपीट होते दिखाई देंगे यहीं से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अपने विदेशी मुद्रा का भंडारण कौन संभालता है? दोस्तों भारत में विदेशी मुद्रा का भंडारण जो संभालता है वो आरबीआई संभालता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये विदेशी मुद्रा को मतलब रेगुलेट करता है, मतलब उसको संभालता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और ये स्थापना जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई है। आरबीआई की स्थापना कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। और दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है, मुंबई में। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति जारी करने का काम किसका काम है? तो आरबीआई का। और आरबीआई की मौद्रिक नीति हर 2 माह के लिए आती है, मतलब एक साल में 6 मौद्रिक नीति जारी होती हैं, हर 2 माह के लिए मौद्रिक नीति आती है। तो विदेशी मुद्रा का भंडारण आरबीआई द्वारा करता है। जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट के पिच की लंबाई जो होती है ये होती है आपकी 22 गज। ऑप्शन में जो रहा होगा आपका 22 गज। अगर 22 गज नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं 66 फीट, 66 फीट या फिर 20.12 मीटर। 20.12 मीटर ये क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था मॉक टेस्ट में उस दिन कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है। अब आपको रख लेना है कि क्रिकेट की जो गेंद होती है, गेंद का परिधि कितनी है? दोस्तों क्रिकेट की गेंद की परिधि ये आ सकती है आपसे कि क्रिकेट में गेंद की परिधि कितनी होती है? दोस्तों गेंद की परिधि होती है आपकी 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर तक। तो ये आप रट लेना, 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर तक ये गेंद की परिधि होती है। और वजन जो होता है इसका वो 155 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक होता है, लमसम में होता है पॉइंट अप्रोक्सीमेट में। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट का जो बैट होता है, बैट की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट के बैट की लंबाई होती है 38 इंच। क्रिकेट के बैट की लंबाई 38 इंच होती है, या हम कहें 97 सेंटीमीटर। 97 सेंटीमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन केवल इंच से आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्रिकेट के बैट की लंबाई पूछेगा तो 38 इंच आपको लगानी है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो वनडे मैच होते हैं हमारे, वनडे मैच में ओवर फेंकने की दर क्या होती है? दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वनडे मैच में 50 ओवर जो फेंके जाते हैं वो आपके 3.5 घंटे में फेंके जाते हैं। तो 3.5 घंटे में 50 ओवर फेंके जाएंगे, ये आप याद रखना। 3.5 घंटे में 3.5 घंटे में 50 ओवर का टारगेट होता है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे में कितने, दोस्तों 1 घंटे में कम से कम 14.28 ओवर फेंके जाने चाहिए वनडे मैचों में, ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि टेस्ट मैच में मतलब ओवर की दर कितनी होती है? दोस्तों टेस्ट मैच में 15 ओवर प्रति घंटा, 15 ओवर प्रति घंटा ये इसका टारगेट होता है, ये टेस्ट का होता है। और T20 का जो होता है दोस्तों, T20 का रहता है आपका 20 ओवर फेंके जाते हैं, 20 ओवर का टाइम होगा। तो ये होगा 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, ये 20 ओवर का टाइम होता है। और जो 1 घंटे में ओवर फेंकने T20 में वो है आपके 14.11 ओवर प्रति घंटा, ये आप याद रखिएगा। 14.11 ओवर प्रति घंटा ये पूछा जा सकता है। दोस्तों बात क्रिकेट की हो रही है ना, तो क्रिकेट के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट को वर्ष 1900 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। और ये एकमात्र ओलंपिक है जब क्रिकेट को ओलंपिक का हिस्सा बनाया गया था। तो कभी क्वेश्चन आए कि वर्ष 1900 में जो पेरिस में हुए थे ओलंपिक, तो क्रिकेट को कब ओलंपिक में शामिल किया गया था? 1900 में। तो क्रिकेट की पिच की लंबाई याद रखिएगा 22 गज, और क्रिकेट के बल्ले की लंबाई 38 इंच होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया? जी सतीश रेड्डी के बाद डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं समीर कामत। और ये आपके समीर कामत, ये आप देख सकते हैं समीर कामत, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष बनाए गए थे। दोस्तों डीआरडीओ कब बना था? तो डीआरडीओ बना है 1 जनवरी 1958 को, 2000 नहीं, 1 जनवरी 1958 को। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, आप याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपसे। और आपसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है दोस्तों कि भारत में अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? दोस्तों अस्त्र मिसाइल जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, याद रखना। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई
अस्त्र मिसाइल कैसी मिसाइल है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र मिसाइल, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। के बाद तो DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने समीर कामत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या पूछा गया? हर घर छत पर जल संचय योजना, हर घर छत पर जल संचय योजना किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों तमिलनाडु सरकार की योजना है हर घर छत पर जल योजना। दोस्तों तमिलनाडु के दो डांस याद रखिएगा, एक कुम्मी, एक करगम, कुम्मी करगम और एक भरतनाट्यम, कुम्मी करगम भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तो क्लासिकल है यहाँ का, तो कहाँ के डांस हैं? तमिलनाडु के डांस हैं, याद रखिएगा दोस्तों, कुम्मी करगम और भरतनाट्यम। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इसका एक त्यौहार है पुथांडु, और पुथांडु तमिलनाडु का नया साल है, पुथांडु तमिलनाडु का नया साल है, आपसे पूछा जा सकता है। एक त्यौहार याद रखिएगा नाट्यांजलि, नाट्यांजलि त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों नाट्यांजलि त्यौहार होता है आपका तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और एक आपको याद रखना थाईपुसम, थाईपुसम त्यौहार कहाँ होता है? दोस्तों तमिलनाडु का त्यौहार है थाईपुसम। और आपको एक खेल याद रखना है जल्लीकट्टू, इसको साफ कर देता हूँ, जल्लीकट्टू। दोस्तों जल्लीकट्टू एक खेल है और ये तमिलनाडु का खेल है, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्तों? तो और तमिलनाडु की एक मार्शल आर्ट भी है सिलम्बम, सिलम्बम कहाँ की मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है सिलम्बम, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है सिलम्बम। क्लियर? तो तमिलनाडु की सरकार ने शुरू की है हर घर छत पर जल योजना। तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन, MK स्टालिन तमिलनाडु के CM हैं और इनकी आत्मकथा अभी रिलीज हुई थी उंगालिल ओरुवन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, नहीं सॉरी RN रवि। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल है, वो है आपके RN रवि, याद रखिएगा। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। क्लियर हुआ? तो ये आपसे पूछा गया था, सही जवाब का तमिलनाडु है। अच्छा तमिलनाडु की भाषा क्या है? दोस्तों तमिलनाडु की भाषा है तमिल। तमिल 2004 में भारत की शास्त्रीय भाषा बनी थी, याद रखना, भारत में पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तो वो तमिल थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया मौलिक कर्तव्यों से कोई क्वेश्चन था दोस्तों मौलिक कर्तव्य हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े हैं। और मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल आपका भाग मतलब अनुच्छेद है आपका 51A, आर्टिकल 51A भाग 4A। आपसे पूछा जाए कि भाग 4A में क्या है? दोस्तों भाग 4A में लिखे गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य कितने थे जो जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब ऐड किया गया? दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा हमने जोड़ा था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य आप याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। और बिहार की पेंटिंग जो है इसको 2007 में GI टैग भी मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों बिहार की एक पेंटिंग और है मंजूसा, मंजूसा पेंटिंग भी आपसे के एग्जाम में आ सकती है, तो बिहार की है। और बिहार में आपको और क्या चीज़ याद रखनी है? दोस्तों बिहार का एक डांस याद रखना, जटा जटिन, जटा जटिन कहाँ का डांस है? दोस्तों बिहार का डांस है जटा जटिन। और एक आपको याद रखना विदेशिया, विदेशिया कहाँ का डांस है? दोस्तों विदेशिया भी आपका डांस है बिहार का। तो विदेशिया और जटा जटिन दोनों आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा सामा चकेवा, सामा चकेवा कहाँ का डांस है? दोस्तों सामा चकेवा बिहार का ही डांस है, ये भी आप याद रखिएगा। तो मधुबनी पेंटिंग पूछा गया था बिहार की। दोस्तों आपको एक पेंटिंग और याद रखनी है और वो पेंटिंग आपकी कलमकारी, कलमकारी पेंटिंग, ये आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है, बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कलमकारी पेंटिंग कहाँ पे प्रसिद्ध है। दोस्तों कलमकारी पेंटिंग होती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और एक आपको याद रखनी है बर्ली पेंटिंग। दोस्तों बर्ली पेंटिंग जो है ये आपकी महाराष्ट्र की पेंटिंग है, बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की पेंटिंग है, ये भी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र। क्लियर दोस्तों? तो ये सारे आपको याद रखने। बाकी पटुआ भी होती है, पश्चिम बंगाल की पेंटिंग है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। और भारत में राज्यपाल का पद जो संविधान में शामिल किया गया है वो कनाडा के संविधान से शामिल किया गया है। दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है, 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष होती है। और जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों जो राज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस में लिखी गई है? दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में लिखी गई है।
अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है, याद रखिएगा। तो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होती है। दोस्तों यहाँ पे राज्य लिखा गया, भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था मिजोरम के राज्यपाल कौन है। दोस्तों मिजोरम के राज्यपाल हैं कंबापति हरिबाबू। कंबापति हरिबाबू मिजोरम के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। और मिजोरम से एक त्यौहार पूछा जा सकता है चपचारकुट। दोस्तों ये अभी तक जीडी के एग्जाम में नहीं आया है और ये आ सकता है आपकी जल्दी। चपचारकुट उत्सव कहाँ होता है दोस्तों, मिजोरम में मनाया जाता है चपचारकुट उत्सव, ठीक है दोस्तों आपसे मैं एक चीज़ और बता दूं, जो मिजोरम है ना, मिजोरम से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चेराम कहाँ का डांस है, चेराम डांस कहाँ का है, तो मिजोरम का डांस है चेराम। और 2011 की जनगणना में मिजोरम जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी आबादी का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक एसटी आबादी का प्रतिशत कहाँ पे, मिजोरम में। और दोस्तों मिजोरम जो है इसका एक जिला भी है सरचिप। 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी कौन से जिले की है, सरचिप की। 96% लिटरेसी है यहाँ की। तो मिजोरम के बारे में आप याद रखें। इसकी राजधानी पूछ सकता है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है, पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। क्लियर, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस वैसे बहुत सारी होती हैं, मैंने आपको ये पूरा दिखा दिया है, देखो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका हेलोजनेटेड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अदर गैस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ऑर्गेनिक कार्बन होता है, अमोनिया होती है। तो बहुत सारी गैस होती हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं। डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या रखा गया था आपके। दोस्तों आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में साइन किया गया था। क्योटो जो है जापान का शहर है। तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया है, ठीक है दोस्तों। आपको एक प्रोटोकॉल और पूछा जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत के लिए होता है वो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो ली गई है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो देश का पहला नागरिक है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति। दोस्तों अच्छा यहाँ पे लिखा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य कौन से निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं ये भाग लेते हैं। साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। ये सारे निर्वाचित सदस्य होते हैं आपके। क्लियर। अच्छा राष्ट्रपति के बारे में एक चीज़ और याद रखना, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का आर्टिकल आ सकता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 72 में लिखी गई है। याद रखना, ये पूछा जा सकता है। और एक राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रपति का अध्यादेश। दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में लिखा गया, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अभी जो राष्ट्रपति हैं वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में, ये पूछा गया था दोस्तों। ये पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका पूरा पोर्ट ब्लेयर है और पोर्ट ब्लेयर के उत्तरी भाग में आपको दिखाई देगा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर। दोस्तों आपसे एक हवाई अड्डा और पूछेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कहाँ पर है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है आपका कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता में है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ना अंडमान निकोबार से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ओंग, जराबा, शोम्पेन और सेंटिनलीज, ओंग, जराबा, शोम्पेन और सेंटिनलीज ये कहाँ की जनजातियां हैं, तो ये अंडमान निकोबार की हैं। और अभी हमारी सरकार ने क्या किया कि अंडमान निकोबार के जो 21 आइलैंड हैं इनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। अंडमान निकोबार ये बंगाल की खाड़ी में आता है, बंगाल की खाड़ी में आता है अंडमान निकोबार। कहीं पूछा जाए आपसे तो आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट में क्या पूछा गया था आपसे, चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों, चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो गुस्साई भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी और उसके बाद में महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था, वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और ये कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, आप याद रखिएगा। गोरखपुर यूपी में है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो
ये पूछा गया आपसे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक संचालित की गई और इसमें भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका जो मॉडल था, मॉडल बहुत आता है एग्जाम में, महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था दोस्तों, महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपसे मैं बता दूं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में बड़ा सुपर बनता है कि समाजवाद पर बल कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो समाजवाद पर बल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, आप याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। और साथ साथ मैं आपको बताऊं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, यहाँ पे जो मतलब उद्योग लगे वो कौन कौन से उद्योग थे अगर आपसे पूछा जाए तो। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 उद्योग लगे हैं। कौन कौन से लगे वो है आपके, एक है आपका राउरकेला, ये आप याद रखना। और राउरकेला जो लगा था ये जर्मनी के संविधान मतलब जर्मनी से सहयोग से पाकर लगाया गया था। एक लगा है भिलाई दोस्तों, भिलाई जो लगा है ये भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से लगा है, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से, तो एक ही हो गया। और एक लगाया गया था दोस्तों जर्मनी के सहयोग से राउरकेला वाले में, और भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से। एक और आपका दुर्गापुर जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, और दुर्गापुर जो स्टील संयंत्र लगा है ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, ब्रिटेन के सहयोग से। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके उपाध्यक्ष आप देख सकते हैं तो बीटी कृष्णमाचारी जो थे ये योजना आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पूछी गई थी तो वह आपकी 1951 से 1956। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया, कृषि के क्षेत्र पर, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या में दिल्ली पहले स्थान पर, पांडिचेरी दूसरे पर, चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर राज्यों की बात करें तो यूपी के बाद में आपका महाराष्ट्र, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जनसंख्या लिखा गया, अगर आपसे पूछा है डेमोग्राफी क्या होता है। दोस्तों डेमोग्राफी जो होता है ये जनसंख्या का अध्ययन होता है, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजियर, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार है, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय खेल 2015 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं। दोस्तों सेना की जो सर्विस कोर है इसके द्वारा सबसे ज़्यादा पदक जीते गए राष्ट्रीय खेल 2015 में। और ये कहाँ पर खेले गए थे, केरल में। राष्ट्रीय खेल जो खेले गए थे 2015 वो केरल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 में सर्विस ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे आपके, जो ये है आपका दूसरे नंबर पर केरल था, तीसरे पे आपका हरियाणा था। ठीक है दोस्तों, यह भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और अभी जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं 36 में, उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों 36 में राष्ट्रीय खेल हुए थे गुजरात में। देखो यहाँ पे आपको देखना, ये उसका शुभंकर है, इसका नाम है सेरा एक एशियाई शेर है जो गिर नेशनल पार्क में मिलता है, उसका शुभंकर है। और ये गुजरात में हुए थे। इसकी मतलब लाइन क्या थी, इसका आदर्श वाक्य था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, ये आप देख सकते हैं, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, याद रखिएगा। अब बात करें कि 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए इसमें टॉप पर कौन था। दोस्तों टॉप पर है आपकी सेना की कोर, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र ने टोटल पदक जीते 138, लेकिन इसके गोल्ड कम है, गोल्ड 38 है इसके, लेकिन सेना के कितने 56 है। तीसरे पे आपका हरियाणा था, चौथे पे आपका कर्नाटक है। तो ये सारा आपको देख लेना एक बार, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुए उसमें कौन कौन से राज्य ने कितने पदक जीते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप रट लेना। ठीक है दोस्तों इसके अतिरिक्त अभी नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक भी हुए हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुस्लिम लीग ने 5 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मांग उठाई थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो जिन्ना के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसमें 2 राष्ट्र की मांग की गई कि एक भारत अलग करो और एक पाकिस्तान अलग करो। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा था, तो पाकिस्तान का नामकरण क्या है, चौधरी रहमत अली ने।
चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नामकरण किया है? ये भी आप याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली। खैर कभी पाकिस्तान का मतलब बताऊंगा किसी क्लास में, अभी क्लास लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान का मतलब क्या होता है दोस्तों? पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध और तान मतलब बलूचिस्तान। तो इन क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया था चौधरी रहमत अली ने। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग कब बनी है, दोस्तों मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। और मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुई वो कहाँ पे हुई? ढाका में। और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों मछली पालन से संबंधित नीली क्रांति, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछा है पिसीकल्चर क्या होता है, दोस्तों पिसीकल्चर होता है मछली पालन। पिसीकल्चर क्या है? मछली पालन, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। एक है आपका इनाम गांव पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? दोस्तों इनाम गांव जो है एक पुरातात्विक स्थल है और महाराष्ट्र में है, पुणे में है। और यहाँ से आपको मालवा संस्कृति के अवशेष देखे जाएंगे। मालवा संस्कृति के अवशेष देखे जाते हैं इनाम गांव से, याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों महाराष्ट्र का एक डांस याद रखना, लेजिम। लेजिम डांस कहाँ का है? महाराष्ट्र का डांस है लेजिम। और महाराष्ट्र का एक त्यौहार अभी एग्जाम में नहीं आया है, पूछा जा सकता है, पोला। पोला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बैलों की पूजा होती है इसमें, बैलों की पूजा होती है और ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है तो केन्या की क्या है? ऐसा कोई क्वेश्चन रीजनिंग में था तो वो था आपका ये केन्या की राजधानी नैरोबी है। और नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय आपका नैरोबी में मिलेगा, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। दोस्तों ये पूछा क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक हुए हैं दूसरी बार, और ये हुए हैं शिलोंग में 2022 में। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक मेघालय की राजधानी शिलोंग में हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो दोस्तों मणिपुर ने, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे जल्द ही पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक जो हुए 2022 में, इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने थे? मणिपुर ने। और दूसरे पे कौन था आपका? असम। ये आप याद रखिएगा, देख ले एक बार इसको। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये रट लेना आप। नेक्स्ट प्रश्न कौन? बस दोस्तों यही प्रश्न पूछे गए आपका जो मुझे मिले बच्चों से। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलता हूँ तीसरे शिफ्ट के साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।